students, welcome to Asha Study. Myself, Soumya Mishra, your guide for English literature and language. तो आपने हमेशा से ही देख पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, नाम सुना होगा, उनका कई बार नाम सुना होगा और हम लोग यूजुअली उनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जानते हैं। बट आज हम पढ़ने वाले हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में और उनको प्रेसिडेंट बनने से पहले कैसी कैसी चीज़ें हुई थी, वो किन किन एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अभी थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर अभी मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो अब तो काफ़ी मॉडर्नाइज़ेशन आ चुका है, काफ़ी इवॉल्वमेंट हो चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट भी हो चुका है एज़ अ सोसाइटी। बट अगर मैं पहले के बारे में बात करूँ, तो आपने देखा होगा पहले मतलब साउथ अफ्रीका का अगर मैं कभी भी नाम लूँ, तो या फिर आप कहीं पे सुनो भी, तो आपके दिमाग में सबसे पहली फोरमोस्ट चीज़ क्या आएगी कि वो जो ब्लैक पीपल होते हैं, वो यूजुअली साउथ अफ्रीका में पाए पाए जाते हैं। तो पहले के टाइम पे ना ऐसा चलता था, एक कह सकते हो कि एक कल्चर था कि जो व्हाइट पीपल होते थे, दे यूज्ड टू सप्रेस द ब्लैक पीपल। जितने भी व्हाइट और अमेरिकन लोग होते थे, वो सारे लोग क्या करते थे, जो ब्लैक पीपल होते थे उनको लगता था कि यार ये तो, जिसे हम लोग रेसिज्म कहते हैं, तो वो लोग बहुत ही रेसिज्म को फॉलो करते थे और कहते थे कि ये इंसान काला है और इसको हम लोग को सप्रेस करना है, इसको ऑप्रेस करना है सोशल नॉर्म्स पे। तो बस आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेल्सन मंडेला ने इस पूरी एक्टिविटी को ख़त्म किया, रेसिज्म को ख़त्म किया और साउथ अफ्रीका को एक नई उम्मीद दी, एक नया मोड़ दिया। ठीक? तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला का पूरा जो लाइफ स्टाइल था, पूरी जो उनकी अर्ली एज से लेके एंड तक, ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे उन्होंने सोशल नॉर्म्स में या फिर सोशल लेवल पे कैसे वो चेंज लेकर आए हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने करी थी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग मैंने स्लाइड चेंज कर दी। तो चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि अगर आज़ादी की अगर हम लोग बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट आवर इंडिया ऑल्सो, तो हम लोग को ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ने जो जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने नियरली 200 ईयर्स जो है वो हम लोगों पे राज किया था। तो 200 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, आई एम श्योर कि ये बहुत छोटा टाइम पीरियड तो होता नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग आके हम पे राज करना चालू किए और एक इंसान ने बोला कि ऐसा है, हमको नहीं चाहिए कि आप लोग हम लोग पे राज करें, तो आप लोग यहाँ से जाइए और कहें ठीक है भैया मैं चला जाता हूँ। ऐसा तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो फ्रीडम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम टेकिंग है। बहुत बारी तो अभी हम लोग के टाइम पे तो देखो कितने साल लग गए, 200 साल लग गए, ऑलमोस्ट 200 साल लग गए। बट ऐसे अगर आप थोड़ा-सा बाहर जाओ या फिर मतलब अगर मैं किसी और कंट्रीज़ की बात करूँ, तो कई-कई जगह पे तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है फ्रीडम के लिए। जैसे अभी आपने अपने उसमें 9th में सोशल में क्या पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें भी देखो एक रेवोल्यूशन जब आता है, एक चेंज आता है सोसाइटी में, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। वो एट द मतलब स्पॉन्टेनियसली नहीं आ जाता है कि एग्जैक्टली बस मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे रिवोल्ट करना है, मुझे चेंज लाना है सोसाइटी में, तो अचानक से आ जाएगा। वो एक दिन का प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इट टेक्स टाइम। इसीलिए यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि अच्छी चीज़ें समय लेती हैं। जो अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको टाइम लगेगा। बट वहीं अगर आप कुछ आपके दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा है या फिर ऐसी कोई चीज़ आपको करनी है जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना मतलब उसका कोई काम नहीं है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, देखो वो काम कितनी जल्दी हो जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा, ऐसी कहावत होती है ना कि कोई चीज़ को बिगाड़ने में तो तुरंत बिगाड़ देते हो, लेकिन बनाने में जन्मों जन्म सालों साल लग जाते हैं। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है कि साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और वो क्या मेहनत थी, अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद नेल्सन मंडेला's चाइल्डहुड, कि उनको वो चाइल्डहुड में उनका कैसा परसेप्शन था, कैसा माइंडसेट था, कैसी-कैसी चीज़ें वो देखते थे जिसकी वज़ह से उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हुई कि ये जो ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन बना रहता है। मंडेला वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड इन अ स्मॉल विलेज इन अ ईस्टर्न केप। जितनी चीज़ें मैं हाइलाइट कर रही हूँ या फिर बॉक्स में बना रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपके जो ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं ना, ये सब आप लोग को दिमाग में रखने हैं। ये आपके कीवर्ड्स के तौर पे भी यूज़ होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता के रखा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एज़ अ कीवर्ड के तौर पे पढ़ोगे ना, तो अपने आप चीज़ें दिमाग में क्लियर रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनेगी, कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, बस कीवर्ड्स दिमाग में रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने ईस्टर्न केप दिमाग में रख लिया, तो बस ईस्टर्न केप जपे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है।
मतलब आपको इतना हल्का सा शॉर्ट नोट्स बना के लिखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ईस्टर्न केप में हुआ था। ही ग्रू अप ऑब्जर्विंग ट्राइबल कस्टम्स एंड लॉज, बट ही वॉज ऑल्सो एजुकेटेड इन मॉडर्न वेज एट अ लोकल मिशनरी स्कूल। अब वो क्या देख के बड़े हुए थे, सिंपल से आपने ऐसा भी, अगेन मैं थोड़ा सा पर्सनल चीज़ पे आना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि बचपन में आपने जैसी अपनी आसपास की सराउंडिंग्स देखी है, जैसी चीज़ें आप देखते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का जो माइंड होता है वो डेवलप होता रहता है और वही चीज़ें वो सीखता है। इसीलिए देखो बेसिक चीज़ें जितनी होती है, जैसे एबीसीडी होता है, टेबल हो गई, काखा घाघा हो गया, ये सब बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है क्योंकि ये सब बेसिक लेवल की चीज़ें जो कि आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको लेटर्स नहीं आते होंगे तो फिर आप कैसे लिखोगे वर्ड्स को? कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे? कैसे वर्ड्स फॉर्मेशन करोगे? कैसे आप मीनिंग डिसाइफर कर पाओगे किसी भी वर्ड की? तो बस यही वाला पॉइंट है। तो बचपन से ही वो देख रहे थे कि उनके जो ट्राइब है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, उनका कैसा रहन-सहन है, कैसा कल्चर है और कैसे उन लोग को सप्रेस किया जाता था हमेशा से ही। तो वो बचपन से यही देखते हुए उन्होंने ये चीज़ अपना पूरा बचपन गुज़ारा है, तो उन्होंने कहीं न कहीं मान लो कि कह सकते हैं कि बचपन में ही सोच लिया था ये चीज़ कि एक दिन मैं जो हूँ वो सोशल लेवल पे चेंज ला के रहूँगा और ये सारी चीज़ों को मैं बदल के रहूँगा, ऑपोज़िट करके रहूँगा। ऑल्दो उनको जो एजुकेशन थी वो अच्छी मिली थी, मतलब उनको स्पेसिफिकली सप्रेस नहीं किया जाता था, बट उन्होंने देखा कि जो ब्लैक पीपल होते हैं, उनको यूजुअल ग्राउंड पे सप्रेशन फेस करना पड़ता था। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ रेसिज्म एंड इनजस्टिस। अब कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको रेसिज्म और इनजस्टिस के बारे में पता चला? तो बिफोर रीडिंग दिस आउट विल कम टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिज्म एंड इनजस्टिस। देखो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने पढ़ा है। रेसिज्म का मतलब होता है कि जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, कलर और कॉम्प्लेक्शन, ये गोरा है तो इसको सम्मान मिलना चाहिए, इसको इज्जत मिलनी चाहिए, ये काला है तो इसको हटाओ, मारो पीटो, जो भी करना है करो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसे हम लोग रेसिज्म कहते हैं। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके भी बहुत सा अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। बहुत लोग होते हैं कि पैसे के उसमें रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जो अमीर है, गरीब है, जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, तो 3 क्लासेस होती थी ना, तो उस टाइम पे इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो बहुत लोग होते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बहुत होते हैं कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये ऊँची जात का है, ये नीची जात का है। तो डिस्क्रिमिनेशन के अलग-अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली रेसिज़्म की बात कर रहे हैं। जब किसी भी इंसान का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, उसके बेस पे हम लोग किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, अलग-अलग बाँट देते हैं, उसे हम लोग रेसिज़्म कहते हैं। और इनजस्टिस का मतलब तो आपको पता ही है, अन्याय, जो कि आपको लगता है आप लोग के साथ बहुत होता है आजकल के टाइम पे। As Mandela grew older, he became increasingly aware of the racial discrimination faced by black South Africans. अब जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी, वो चीज़ देख रहे थे, नोटिस कर पा रहे थे, एनालाइज़ कर पा रहे थे कि जितने भी ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं ना, ब्लैक एज़ इन कि वो उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, वो थोड़ा-सा डार्क होता है, ठीक है? स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा-सा डार्क होता है। तो जितने भी ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं, उन लोग को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। सप्रेशन बाय द नॉन ब्लैक, सप्रेशन बाय द व्हाइट, सप्रेशन बाय द अमेरिकन्स। तो इन सब अलग-अलग कास्ट के लोग, सॉरी, अलग-अलग ग्रुप ऑफ पीपल से इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। हिज एक्सपीरियंसेस इन जॉन्सबर्ग एज़ अ यंग मैन, ये जगह का नाम है, ठीक? एज़ अ यंग मैन ओपन्ड हिज आइज़ टू द हार्श रियलिटी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड, पहले मैं आपको बता दूँ क्या है। अपार्थाइड इज़ अ सिस्टम इन विच दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस। समझ में आया? मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर हो गया? तो बस जो रेसिज्म, समझ लो कि अगर मैं शॉर्ट शब्दों में आपको बताऊँ तो यही होगा कि जो रेसिज्म का प्रोसेस होता है उसे हम लोग ने अपार्थाइड का एक नाम दे दिया, एक टर्म दे दिया है। जैसे हर एक चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है तो आप उसको एक टर्म देते हो। जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, रिपब्लिक हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे उसको अपार्थाइड बोला गया है। एंड द सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ द नॉन व्हाइट्स, ये आपका अपार्थाइड की मीनिंग मान लो, ठीक है? यही है अपार्थाइड का मतलब, अ सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ द नॉन व्हाइट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है कि बचपन से ही वो देख रहे थे कि ऑप्रेस होते आ रहे हैं ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल के थ्रू,
और वही देखते-देखते वो अभी तक बड़े होते हुए आए हैं। जॉइनिंग द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो अगेंस्ट अपार्थाइड स्टार्ट हुआ था। किसके अगेंस्ट? अपार्थाइड। जो अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था ना उसके अगेंस्ट में, उसके रिवोल्ट में ये पार्टी बनाई गई थी। जैसे आप लोग देखते हो ना वो अभी कांग्रेस है, बीजेपी है एंड अदर ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्पेसिफिकली देखो ये पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं कर रहा था। ये पार्टी फॉर्मेट हुई थी जस्ट टू रिवोल्ट द प्रोसेस ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड के अगेंस्ट में सिर्फ इस पार्टी को फॉर्मेशन, इस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था, नथिंग एल्स। इसका कोई पॉलिटिकल रीजन एज सच था नहीं। तो मंडेला ने अब इस पार्टी को ज्वाइन किया बिकॉज उनको ये चीज़ रियलाइज हो रही थी कि अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा सोसाइटी में, ताकि इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया जा सके। मंडेला जॉइन द एएनसी इन 1944। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कब ज्वाइन किया था एएनसी को। टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid. He became involved in protest strikes and efforts to mobilize black South Africans against discriminatory law. तो उन्होंने अलग अलग अटेम्प्ट्स किए, लाइक प्रोटेस्ट में जाना, एफर्ट्स लगाना, ठीक है, और स्ट्राइक्स वगैरह करना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना अनशन पे बैठ जाते हैं कि मुझे ये मतलब बहुत ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं रेलवे ट्रैक के आगे बैठ गए या फिर जिस भी पर्टिकुलर मिनिस्टर के आगे बैठ गए कि मेरी मांगे पूरी करो वरना फिर हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, तोड़ फोड़ मचाते हैं। तो यही सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे। ऑल्दो ये बहुत ही बड़े लेवल पे, मतलब बहुत ही वायलेंट लेवल पे नहीं था, बहुत ही बेसिक लेवल पे, पीसफुल लेवल पे अभी तक ये काम चल रहा था। फॉर्मेशन ऑफ अमकुंतो वी सिजवी, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको अगेन। अब देखो इसमें याद रखने वाली कौन-कौन सी चीज़ है कि अभी तक तो मैं आपको बता रही, तो आप लोग ऐसा कहानी तरह का सुनते रहे हो। लेकिन स्टिल आपको क्या-क्या याद रखना है कि सबसे पहला कि एएनसी कब फॉर्मेट हुई थी, सॉरी एएनसी जो मंडेला ने जॉइन किया था, वो कब उन्होंने जॉइन किया था। और उसके बाद आपको ये बताना है कि जो उमखुंतो वी सिजवी था, वो कब फॉर्मेट हुआ था। अब ये क्या है मैम? ये तो आपने ना इंग्लिश इंग्लिश तो आप बोल ही नहीं रही हैं। तो इसका इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं स्पीयर ऑफ द नेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो हम लोग पढ़ते हैं। रियलाइजिंग दैट पीसफुल प्रोटेस्ट अलोन वर नॉट यील्डिंग रिजल्ट्स, मंडेला को फाउंडेड द एएनसीज आर्म्ड विंग। ठीक है, अब जब उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि भैया ऐसा है कि अभी तक हम लोग ने पीसफुली प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स किए, इतने एफर्ट्स लगाए, बट ऑल गोज इन वेन, उसका कोई भी मतलब निकल के नहीं आ रहा है, कोई भी इस चीज़ को लेके बहुत ही इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है नॉन वाइट्स को, सॉरी नॉन ब्लैक को। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि होता ना साम दाम दंड भेद, समझा लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो दंड देने का समय आ गया है। अब ये लोग जो होते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, कि अब तो हम लोग ने बहुत कर ली बातें, बहुत प्यार से समझा लिया, अब हम लोग को चलाना ही पड़ेगा हाथ पैर। तो मंडेला ने उस टाइम पे क्या किया, एएनसी की एक आर्म्ड विंग को फाउंड किया। आर्म्ड विंग का जैसे आप हमारे यहाँ देखो तो वो मिलिट्री होती है, मिलिट्री विंग है, तो वैसे ही एएनसी की जो पार्टी थी, वो जो पूरी पार्टी फॉर्मेट हुई थी, उसका उन्होंने एक मिलिट्री विंग भी को फाउंड किया था और उसका नाम रखा था उमखुंतो वी सिजवी 1961 में, जिसका मतलब होता है स्पीयर ऑफ द नेशन। और इसका लोगो ये था, आप लोग देख सकते हो, दिस वाज द लोगो ऑफ दैट आर्म विंग। दिस मार्क्ड द शिफ्ट टुवर्ड्स आर्म्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अपार्थाइड रेजिम। अब इसने क्या किया था, अभी तक तो बहुत प्यार से बातें हो रही थी ना, तो एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा सा बल देना अपने तरफ के लोगों को, या फिर अपनी तरफ की पार्टी को थोड़ा सा बल देना, थोड़ा सा और हावी दिखाना, इसीलिए उन्होंने आर्म्ड विंग को फाउंड किया था, ताकि जो नॉन ब्लैक हैं, जो वाइट पीपल हैं, उन लोग को समझ में आ सके कि देखो भैया ये लोग इस लेवल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको बताने के लिए इन लोगों ने आर्म्ड विंग की फॉर्मेशन करी थी। अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। अब जैसे किसी चीज़ की अति बहुत हानिकारक होती है ना, वही वाला सीन था कि जब उन्होंने इतना सब कुछ सोचा-ओचा, तो इतना सब कुछ करने के बाद उनको अरेस्ट करवा लिया गया। अब क्योंकि उस टाइम पे जो ब्लैक पीपल थे, वो लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। मतलब एज़ सच कुछ रिज़ल्ट निकला नहीं था, अभी तक वो पावर पावर क्या कहते हैं उसमें नहीं आए थे। तो इसीलिए वो अभी तक कहीं न कहीं नीचे सप्रेस्ड पॉइंट पर ही थे। तो इसी वज़ह से उन लोग को समझ में आ गया, जितने भी व्हाइट पीपल थे उन लोग को समझ में आ गया कि यही है,
इस मेन इंसान को पकड़ो, यही लीडर है सबका, लीडर को ही हम लोग अंदर कर देंगे तो सबका मोटिवेशन अपने आप पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखो, यूजुअली जब आप कोई, जैसे आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा, आप लोग को मैम से कभी कुछ ऐसा बोलना होता होगा कि यार चलो मैम से कुछ बोलते हैं, तो एक बच्चा नहीं जाएगा, जिसकी मैम से बनती होगी, फिर बाकी बच्चे कहेंगे तुम्हारी तो बात मैम मानती हैं, तुम्हारी तो बात बात भी होती है, चलो हम लोग कहते हैं तुम कहना मैम मान जाएंगी। तो बस उसी बच्चे का सहारा लेके फिर क्या करते हैं सब लोग, 4-5 लोग जाके मैम से कोई बातें बोलते हैं, और जहाँ तक है कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो बात मान भी ली जाती है। तो बस वैसा ही खेल जो है वो वाइट पीपल ने भी किया था कि ये लीडर है सबका, इसी ने सारा रायता फैलाया है, और इसी को अभी हम लोग अंदर कर देंगे तो सबका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। करते रह जाएंगे ये लोग, प्रोटेस्ट स्ट्राइक बनाते रह जाएंगे, एंटी नेशनल, सॉरी नहीं एंटी नेशनल नहीं था, व्हाट वाज द नेम, हाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी, ना इनकी कोई आर्म्ड विंग रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट होता है ना कि जब आप डिटर्मिन्ड होते हो किसी भी चीज़ के लिए, आप पैशनेट होते हो, आपको एक बार होता है ना, ठान लिया तो करना तो है, एक बार ठान लिया तो किसी भी तरीके से करना है, कितने भी हर्डल्स आए, कितने भी हिंड्रेंसेस आए, डज नॉट मैटर। तो वैसे ही सेम गोज विद मंडेला ऑल्सो। अब मंडेला वॉज अरेस्टेड इन 1962। जितनी भी चीज़ें अगेन मैं बता रही हूँ, मैं मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, दिमाग में रखना है, आपको ईयर पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि मतलब अब ऑब्वियसली अभी आप बड़े लेवल का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो कि आपको स्पेसिफिकली ईयर याद होना चाहिए, बट इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा कि अगर आप ईयर भी बाकायदा लिख रहे हो ना, तो जो आपका एग्जामिनर रहेगा बोर्ड में, मान लो कि इससे कोई पेपर कोई भी क्वेश्चन अगर आ भी जाता है, तो जो एग्जामिनर रहेगा वो अपने आप उसको साइकोलॉजिकली, अगर आप सोचो थोड़ा तो। और एक और चीज़ अभी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, एक चीज़ दिमाग में रखना हमेशा कि जो एग्जामिनर होता है ना, वो साइकोलॉजिकली सोचता है, वो माइंड का पूरा गेम होता है, माइंड का गेम होता है। मान लो कि अगर उसका मूड ख़राब होके रखा है पहले से ही ना, तो आपने कितना भी सही लिखा हो, क्या किया हो, अगर हल्का सा भी काटा-पीटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा लगेगा, वो एग्ज़ैजरेट करके देखेगा उस चीज़ को। और अगर आपने हर चीज़ परफेक्टली प्रेज़ेंट करी है, अच्छे से सब कुछ, प्रेज़ेंटेशन आपकी बहुत बढ़िया है, और आप कुछ फुट पॉइंट्स दे रहे हो, जैसे आपने कुछ हाइलाइट कर दिया, ठीक है? जो भी आपके अकॉर्डिंग मेन चीज़ है, आपने उसको हाइलाइट कर दिया या फिर अंडरलाइन कर दिया। तो ये सारी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके मार्क्स को बढ़ाने में। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, अगेन कोई आपका आंसर एक-एक लाइन बैठ के नहीं पढ़ेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और आप लोग का फिर रिज़ल्ट भी आना होता है, तो उसके लिए एक-एक बैठ के लाइन कोई भी एग्ज़ामिनर चेक नहीं करने वाला है। तो ये सारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी ख़ैर आगे के कुछ सेशंस में। उसके लिए मैंने अलग से सेशन मुझे लेना पड़ेगा पूरा ऐसा, कि कैसे आपको अच्छे तरीके से अपनी आंसर कॉपी को राइट डाउन करना है। ख़ैर उस पे हम लोग बाद में जाएँगे, बट अभी विल कम बैक टू आवर टॉपिक। तो नेल्सन मंडेला अरेस्ट कब हुए थे? 1962 में। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द ईयर। फॉर हिज रोल इन एंटी अपार्थाइड एक्टिविटीज एंड वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो उम्र कैद उनको हो चुकी थी। उम्र कैद स्पेसिफिकली लिटरल मीनिंग में मत निकाल लेना कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे उम्र कैद रहेगी। उम्र कैद 20 साल की होती है, ठीक है। ही स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। 20 साल की, मुझे ऐसा पता है पहले के टाइम पे शायद ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने उस प्रिजन में कितने साल गुजारे? 27 ईयर्स उस प्रिजन में गुजारे थे। 27 साल काफ़ी होता है। मोस्ट ऑफ विच वर ऑन रॉबिन आइलैंड। रॉबिन आइलैंड इज़ अ नेम ऑफ द जेल, ठीक है। तो जेल में वो थे, जिस प्रिजन में थे वो, उसका नाम है, देखो आप फ़ोटो में देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता था रॉबिन आइलैंड। तो यहाँ पे उन्होंने अपने लाइफ के 27 साल प्रिज़न में गुज़ारे थे, वेयर ही कंटिन्यू टू बी अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। वहाँ पे भी वो किसकी तरह थे? सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस। एक ऐसा ही मतलब होता है ना कि ऐसे देखोगे आप, कभी-कभी ऐसी कोई पर्सनैलिटी हो जाती है जो एकदम पॉपुलर, मतलब एक, आप थोड़ा-सा ऐसे सोच के देखो कि आप एक ऐसे सराउंडिंग में जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ हर चीज़ के लिए यूज़्ड टू हैं, और अचानक से उस पूरे सराउंडिंग में, उस पूरे वाइब में एक ऐसा इंसान आ जाए, जो एकदम से पॉपुलर हो जाए, एकदम से मतलब होता है ना कि उसकी माइंडसेट एकदम चेंज है, और उसकी वजह से वो बाकियों को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उसका भी पूरा माइंडसेट अपने साथ-साथ अपने लोगों का भी वो माइंडसेट चेंज कर रहा है, और यही चीज़ कई लोगों को खटकने लगती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जैसे ऐसा मानो कि जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दी दोज़ आर व्हाइट पीपल, और जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो हैं ब्लैक पीपल, ठीक है।
मतलब जो अच्छे लोग हैं वो ब्लैक पीपल हैं और जो बुरे लोग हैं वो वाइट पीपल हैं। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे मान के चलो आप लोग। लॉन्ग ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब जब उन्होंने अच्छा खासा अपना जो लाइफ का टाइम है वो इम्प्रिजनमेंट में, सॉरी प्रिजन में गुजार लिया, उसके बाद क्या होता है, मंडेला इंड्योर्ड हार्श कंडीशंस इन प्रिजन। मतलब उनके साथ कुछ खास व्यवहार नहीं किया जाता था वहाँ पे भी उनके साथ बुरा ही बर्ताव किया जाता था। बहुत ही खराब हालत थी उनकी वहाँ पे, बट रिमेन्ड मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने हर क्लास में अपने बोल भी रखा है ये चीज़ कि ये स्टार्टिंग से, मैं चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर क्लास के लिए मैं स्पेसिफिकली चीज़ बताती हूँ कि आपके करिकुलम में जितनी भी चैप्टर्स दिए हैं, दैट इज़ समवेयर कनेक्टेड टू योर पर्सनल माइंडसेट। आपका हर एक चैप्टर आपके पर्सनल माइंडसेट से कनेक्ट होके ही रखेगा। जैसा कि आपने पहले में पढ़ा था लेटर टू गॉड, ठीक है? उसमें क्या था कि उसमें हम लोग को ये चीज़ भी सीखने को मिली, उसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट जो कुछ-कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये था कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और भगवान हमें जितना देते हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और ज़्यादा की हम लोग को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आकांक्षाएँ बढ़ती जाएँगी तो फिर दिक्कत होती जाएगी। एक्सपेक्टेशन आपको कम रखनी है, उससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने फायर एंड आइस पढ़ा था। देन वी स्टडीड डस्ट डस्ट ऑफ स्नो था, हाँ, डस्ट ऑफ स्नो था। उसमें हम लोग को ये देखने को मिला कि हमें छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढनी चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, रोते-रोते बैठ जाते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये वाला माइंडसेट नहीं रखना, अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है। वैसे ही अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो ऑल्दो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही देखते आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, देखो अभी वो 27 साल की जेल काटने के बाद भी वो अपनी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। एक इंसान होता है ना, जैसे आप लोग को कोई चीज़ ना मिले, आप लोग 1 दिन मेहनत करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे। फिर जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आप कहोगे छोड़ो हटाओ यार, कौन करे इतना मेहनत, नहीं किस्मत में ही नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं, यहाँ से देखो, अब मैं आपको बताती हूँ थीम्स की मैं बात करती हूँ। पहली थीम इसमें यहाँ पे क्या निकल के आ रही है? डिटर्मिनेशन। अगर आपने ठाना है कोई चीज़, तो भई वो चीज़ जब तक मिल ना जाए तब तक तो वो करनी है। बट उसके लिए एक क्लॉज़ होता है, हर चीज़ के लिए क्लॉज़ होता है। वो चीज़ आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिवली अफ़ेक्ट डालनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुमको पता है कि मुझे करना ही करना है, लेकिन वो है आपके लिए खराब। तो ऐसी चीज़ें करो कि जो कि आपको फ्यूचर रन में या फिर आगे के लॉन्ग रन में भी आपके पास एक पॉजिटिवली इफेक्ट देखने को आपको मिले। तो पहला इससे हम लोग को थीम क्या मिल रहा है कि डिटर्मिनेशन, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो डिटर्मिन्ड थे, उन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके रखा था। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग से स्पेसिफिकली हम लोग इसको विल पावर बता सकते हैं, विल पावर। अब विल पावर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? अगेन आई कम टू योर पर्सनल पर्सपेक्टिव, कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता होगा अभी इस वाली एज में स्पेसिफिकली कि आपको कोई हल्का-सा डाँट दे, हल्का-सा कोई चिल्ला दे, स्पेसिफिकली घर वाले। अभी आपके दोस्त आप लोग को बोलेंगे तो आपके लिए आपके दोस्त तो भगवान है, उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। बट हॉनेस्टली इट्स नॉट ऑल ट्रू। मैं ये नहीं कहूँगी कि दोस्ती खराब होती है, बट ऑब्वियसली सबका अपना अलग-अलग पर्सपेक्टिव होता है। बट अगर मैं अभी आपके एज के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मैक्सिमम बच्चों को ये लगता होगा अगर मम्मी ने हल्का-सा डाँट दिया, तो मुझे तो घर में बहुत डाँट पड़ती है, बहुत परेशान करते हैं, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ, मेंटली टॉर्चर होना पड़ता है मुझे। बट ये आपका ऐसा सोचना है, आपका ऐसा पर्सपेक्टिव है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। इसीलिए इस चैप्टर के थ्रू आप ये भी समझ सकते हो कि जब कभी भी ऐसा आपको लगे ना, आप ऐसे फ़ेज़ में हो कि बहुत सब कुछ ख़राब चल रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, लाइफ़ ख़त्म चल रही है, आगे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको हर चीज़ के लिए, अंधेरा सा छा गया है, ऐसा वाला जब आप कभी भी सिचुएशन होती है ना, तो अपने आप को उस टाइम पे मेंटली स्ट्रॉन्ग रखो। क्योंकि देखो, अगर मैं थोड़ा-सा ज्ञान में घुस के बात करूँ तो आपको नहीं पता है कि आपके साथ अगले पल पे क्या होने वाला है। बट आप अपने, मतलब वैसे तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने एक्शंस के थ्रू अपना फ्यूचर अपने ही पर्सपेक्टिव से बना सकते हो। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। अगर मुझे पता है कि अगले पल क्या हो जाए, मुझे नहीं पता कि अभी अगले 5 मिनट में मेरे साथ क्या होने वाला है, अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। अभी मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलती रहूँगी तो आप लोग के पास लेक्चर पहुँचता रहेगा। लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि अगर मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं चुप हो गई, तो आपका लेक्चर के पास कुछ, आपको कोई साउंड नहीं आएगी। आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, मैं बस ऐसे-ऐसे करके चलती जाऊँ, कुछ बोलूँ ना तो आपको कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो, उसको बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर कोशिश करनी ही चाहिए, ठीक? बट अगेन ऑन पॉज़िटिव लेवल, ये दिमाग में रखो बार-बार।
चलो, अगेन विल कम टू द पॉइंट। मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ ज्ञान-व्यान देने में। Despite being behind bars, Mandela's influence grew and international pressure mounted on the South African government to release him. अब क्या था कि मंडेला ऑल्दो वो ही वाज इन प्रिजन, बट उनका जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रिजन में आने के पहले उन्होंने अपने लोगों पे इन्फ्लुएंस डाला था, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका पे प्रेशर डाल रही थी कि इनको रिलीज़ करो, अगर इनको रिलीज़ नहीं करोगे तो फिर भाई गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। तो सोचो कि एक ऐसा बंदा जो 27 साल से जेल में है, वो उसने किसी से बोला भी नहीं है कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो या फिर मेरे लिए मुझको बाहर निकालो, वकालत करो, कुछ नहीं। बट उनका माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एक बात दिमाग में रखो, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। मतलब सेल्फिश नहीं होना है। माइंडसेट क्लियर का मतलब आप ऐसा सोचो कि आप जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हो, जिस भी इन्वायरमेंट में हो, उसको आगे बढ़ाने की सोचो। अगर अपने बारे में सोचोगे तो फिर तो वो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर कोई आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा जल्दी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ऐसे ही चैप्टर्स होते हैं जिसमें फिर मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान दे देना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं बीच-बीच में आपको बताती जाऊँगी ना, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ से कनेक्ट भी कर रहे होगे। क्योंकि मेरी मैक्सिमम चीज़ें, अब ये सब मैं आपको नॉलेज नहीं दे रही हूँ कि मैंने कोई बुक में पढ़ रखा है, ज्ञान दे दिया, नहीं। ये मैं आपको लिटरली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे खुद भी ऐसे, जब मैं आप लोग की एज की थी, मुझे खुद भी ऐसा लगता था। इसीलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ और आपको समझा पा रही हूँ। अभी आप लोग को इतना वो भी नहीं होगा, बट अभी आप जब अभी 3-4 साल रुक जाओ, उसके बाद सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लियर हो जाएँगी आप लोग के सामने। रिलीज़ फ्रॉम प्रिज़न। अब वो 1919 में वो फाइनली उनकी जो उम्र कैद थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा थी, पनिशमेंट थी, वो ख़त्म हो चुकी थी और अब वो 1990 में रिलीज़ होते हैं। आफ्टर 27 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला वाज़ फाइनली रिलीज़्ड इन 1990। हिज रिलीज़ वाज़ अ क्रिटिकल मोमेंट इन साउथ अफ्रीकाज़ हिस्ट्री, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड। अच्छा, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स फ्रेज़ लग रहा है ना? बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड यहाँ पे क्यों बोला है? तो मैम यही बोल देते कि मार्किंग द एंड ऑफ द अपार्थाइड। देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया था, जैसा कि फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रीडम क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर आपको आज़ादी मिल रही है, तो क्या चीज़ खत्म हो रही है? गुलामी, सप्रेशन, ठीक है? सप्रेशन खत्म हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि आके बोला भई जेल से निकला, अब कोई भी नहीं रहेगा, मैं जो बोलूँगा वो होगा। जितने भी वो था ब्लैक लाइव्स मैटर वही वाला। तो ब्लैक पीपल जितने भी हैं, वो सब क्या कहते हैं, अपार्थाइड का कोई भी शिकार नहीं रहेगा, कोई भी व्हाइट पीपल ब्लैक को सप्रेस नहीं करेगा। वो ऐसे तो आके बोल नहीं सकते हैं कि बस खत्म हो गया। मतलब जो एंड ऑफ अपार्थाइड का जो फेज़ था ना, जो एंडिंग फेज़ था, अब उसकी शुरुआत हो चुकी थी। मतलब अब जब मंडेला जी बाहर आए थे प्रिज़न से, तो मतलब ऐसे वर्ज पे ही था कि बस भी अब कुछ सालों में या फिर आगे कुछ महीनों में अपार्थाइड का जो प्रोसेस है, जो एक एक्टिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। Negotiations to end apartheid. Following his release, Mandela led negotiations with the apartheid government, working towards a peaceful transition toward democratic South Africa. तो अगेन उन्होंने क्या किया? नेगोशिएट किया। जब उनसे किसी भी तरीके से बात नहीं बनी, पहले उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स किए, उसके बाद उन्होंने आर्म्ड विंग बनाई, फाउंड करी, उसके बाद वो जेल चले गए। फिर वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, थोड़ा-सा दिमाग से स्मार्टली सोचते हैं। जैसे कि मान लो अभी आपको कहीं बाहर जाना है, अगेन मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल लेकर आई हूँ आपके लिए। मान लो कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो यूजुअली क्या होता है, मम्मी लोग नहीं जाने देती है ना कि अरे क्या करोगी, दोस्तों के साथ घूम के नहीं जाना, ये है वो है। तो 2 ऑप्शन रहता है, या तो आप जाके बैठ के मम्मी को मना, मम्मी प्लीज़ जाने दो, मैं 1 2 घंटे में पक्का आ जाऊँगी, बिल्कुल लेट नहीं करूँगी, प्लीज़ चले जाने दो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करते रहोगे। और 2 ऑप्शन है कि मैं तो जाऊँगी, माय लाइफ माय रूल्स मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं तो जाके रहूँगी, मुझे अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मतलब एक है कि थोड़ा-सा आप रिवोल्टिंग कंडीशन में आ जाओ, और एक है कि एकदम होता है ना कि बटरिंग करना। ये तो 2 तरीके हो गए। एक तीसरा तरीका होता है जो स्मार्ट बच्चे अडॉप्ट करते हैं। ऑनेस्टली मैं मैंने भी कई बार इसको व्हेन आई वाज़ एट योर एज, मैंने 3-4 बार इसको भी ऐसा अडॉप्ट किया था ये तरीका, और वाक़ई ये करता है काम। बट मैं आप लोग को ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए, बट उस टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरा अब हर बच्चों का अपना अलग-अलग रहने का तरीका होता है, वही वाला।
तो स्मार्ट तरीका क्या होता था कि मुझको पता है कि मम्मी का, अगर मैं घर का काम करूँगी तो मम्मी एकदम खुश हो जाएँगी बस। उसके बाद मम्मी भी लाइक बेटा तुम जो माँगो मैं तुमको देने को तैयार हूँ। तो अगर आपको बाहर जाना है तो आप कुछ मत बोलो, मम्मी से पूछो-वूछो मत अभी। मम्मी जितना काम कह रही है, मम्मी का घर का काम अपने आप से ही कर दो। ठीक है, जितना भी ऐसा डोमेस्टिक स्टफ्स है, वो सब कुछ-कुछ मम्मी की हेल्प करा और मम्मी के थोड़ा-सा हेल्पिंग हैंड बन जाओ कुछ घंटे के लिए। उसके बाद मम्मी खुश एकदम और फिर वो खुद ही बोलेंगे कि बेटा अब बताओ तुमको क्या चाहिए? फिर मम्मी तुम्हारी खुद आएँगी तुम्हारे पास। फिर तुम मम्मी से बोलना मम्मी थोड़ा-सा मुझे बाहर घूमने जाना है, मैं चली जाऊँ थोड़ी देर घूमने? फिर मम्मी ठीक है बेटा चली जाओ। तो इसे कहते हैं स्मार्ट मूव, ये होता है स्मार्ट मूव। तो वैसा ही नेल्सन मंडेला जी ने भी किया था कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ से तो बात बनी नहीं है, तो अब हम लोग थोड़ा-सा स्मार्टली काम करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट करने का फ़ायदा क्या होता है कि कुछ आप दीजिए, कुछ आपकी मर्ज़ी की हो जाए, कुछ मेरी मर्ज़ी की हो जाए। तो ये वाला जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया तो उसमें क्या हो गया, आपकी मम्मी की मर्ज़ी की भी हो गई, मम्मी का आपने काम भी करा लिया, मम्मी भी खुश हो गई, मम्मी खुश होके आपको बाहर भी भेज दी। तो दोनों का काम यहाँ पे बढ़िया से बन गया एकदम से, ठीक है? तो उन्होंने भी अपार्थाइड गवर्नमेंट जो चला रहे थे, जो अपार्थाइड जो एक्टिविटी होती है उसको वो कर रहे थे, तो उन्होंने भी उनसे नेगोशिएशन करी कि देखिए भई एक हद तक सही है, मतलब जो भी अब उनकी बातचीत रही हो मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता है, ना कि आपको इतनी जानने की ज़रूरत है। He advocated for reconciliation rather than revenge, ensuring the country did not descend into further violence. अब उन्होंने क्या कहा, देखो दिमाग लगाया, उन्होंने कहा देखिए भई ऐसा है कि अभी जो है वो तो मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है? और साउथ अफ्रीका में दोनों लोग रहते हैं, व्हाइट पीपल भी रहते हैं और ब्लैक पीपल भी रहते हैं। अब आप कर रहे हैं अपार्थाइड, अपार्थाइड का जो प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है, अपार्थाइड की जो एक्टिविटी है वो फॉलो हो रही है। वही होता रहेगा, ब्लैक पीपल करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, स्ट्राइक्स, और व्हाइट पीपल बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये जो लड़ाई है ना, जो लड़ाई है इन दोनों के बीच की, जो फाइट है वो चलती ही रहेगी, वो कभी रुकेगी ही नहीं। और इससे ओवरऑल हमारी कंट्री जो है साउथ अफ्रीका, ये कंट्री नहीं है साउथ अफ्रीका, वो कॉन्टिनेंट है, सॉरी हाँ कॉन्टिनेंट है। तो रुको मैं इसको सही कर देती हूँ थोड़ा, मैं कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरा कोई मैकेनिज्म नहीं चलता है, मेरा ह्यूमन ब्रेन ही है, ठीक है? तो पूरा जो कॉन्टिनेंट है वही अपने आप में लड़ता रहेगा, मतलब इट्स लाइक कि बाहर वालों को लड़ने का मौका ही मत दो, हम लोग अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं और इसका फ़ायदा जो है वो बाहर वाले आराम से उठा सकते हैं। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली जो मूव इन्होंने अडॉप्ट किया ये वाला, मेरा अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव है ये। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर हम लोग यही काम करते रहेंगे, एक-दूसरे में लड़ते रहेंगे तो हम ही लोग का नुकसान होगा। वायलेंस बढ़ेगा, डिस्ट्रक्शंस होंगे, कई बार ऐसा होगा कि वो अलग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और इनोसेंस पीपल की भी कभी-कभी यहाँ पे डेथ हो सकती है या फिर वो उनकी बलि चढ़ जाएगी, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही कन्वीनिएंटली इस चीज़ को समझाया उनको, तो उन्होंने कहा हाँ, भई बात तो सही है। आखिरकार हैं तो हम लोग सब लोग एक ही कॉन्टिनेंट में अभी रह रहे हैं, साउथ अफ्रीका के सब लोग ही लोग हैं। तो ये अब दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए थे कि हाँ, जो भी हो मंडेला सही तो कह रहा है। तो इसीलिए उनकी बात मानी गई थी और उनका जो नेगोशिएशन वाला जो आइडिया था वो काम कर गया। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड बिकमिंग प्रेसिडेंट, अगेन आपको ये वाली भी ईयर याद रखनी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था जहाँ पे पीपल खुद चूज़ कर सकते हैं कि उनको कौन से लीडर को चुनना है कि हाँ भैया इसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। अब अभी मैं वैसे तो सोशल पढ़ाती नहीं हूँ बट आपको अगेन डेमोक्रेसी का मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज़ कुछ टाइम पहले तक मैं जब बच्चों से पूछती थी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। इनफैक्ट आई गेस 6th क्लास से आपको पढ़ाना चालू कर देते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, बट ये 9th-10th के बच्चों को पता नहीं होता है कि स्पेसिफिकली डेमोक्रेसी होती क्या है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। In 1994, South Africa held its first democratic elections and Mandela was elected as a country's first black president. उस कंट्री का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। हिज प्रेसिडेंसी मार्क्ड अ न्यू एरा ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। अब उस उनकी जो प्रेसिडेंसी थी वो किस चीज़ को डिनोट करती थी? इक्वालिटी और फ्रीडम। इक्वालिटी क्यों? क्योंकि इतना ब्लैक लाइफ्स का, ब्लैक पीपल का सप्रेशन हो रहा था, उसके बाद इतना बात-वात करने के बाद, सब कुछ हर जगह हाथ-पैर मारने के बाद रिजल्ट क्या निकला? कि एक ब्लैक पीपल ही प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका का। The legacy of reconciliation and nation building. Throughout his leadership, Mandela focused on nation building and promoting peace, reconciliation, and
यूनिटी अमंग ऑल साउथ अफ्रीकन्स रिगार्डलेस ऑफ रेस। तो उन्होंने क्या चीज़ प्रमोट की, देखो किसी भी, अगर मैं कम्युनिटी की बात करती हूँ तो उसका जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, जो इवॉल्वमेंट होता है, वो डिपेंड करता है उसके लीडर पे। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं बहुत ही छोटे लेवल पे बात करती हूँ, फैमिलीज़ की बात करूँ अगर मैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड की फैमिली है, आपकी फैमिली है, फिर आपके 3-4 फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली है। तो हर एक इंसान का जो रहन-सहन का तरीका होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। वैसे तो यूजुअली हर जगह जो हेड होती हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वो मम्मी लोग ही होती हैं। बट कहने को हम लोग पापा को बोल देते हैं कि पापा जो हैं वो हमारे घर के मुखिया हैं, बट चलती तो मम्मी की है खैर। तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं ना, लाइक पापा हमारे घर के हेड हैं, यूजुअली हम लोग यही बोलते हैं कि हमारे घर के हेड मेरे पापा हैं। तो बस वही वाली बात होती है कि अगर हेड, जो लीडर है, वो अगर अच्छा है, तो उसके आगे की जितने भी, उसके पीछे जितने लोग होंगे, उसके फॉलोवर्स होंगे, वो अपने आप अच्छे होंगे ही होंगे। एक हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हम लोग का ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंटली, मतलब मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मतलब इफ़ एनी पर्सन इज़ मेंटली अनस्टेबल, तो वो इंसान किसी, मतलब उसके पास कोई इंटेलेक्चुअल पावर रह ही नहीं जाएगी, खुद के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे पता ही नहीं होगा क्या क्या कैसे करा जाता है, कुछ नहीं होगा। तो इंसान का ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग जो लीडर होते हैं उसे हेड भी कहते हैं। तो ये इस सब में एक्स्ट्रा ज्ञान, ये सब मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ आप लोग को, तो इसको ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, तो बस यहीं तक था हमारा, नहीं 7 तो बहुत आगे तक का है, यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। अब एक बार मैं थोड़ा-सा आप लोग को वापस से रिकॉल करवा देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग ने बेसिकली नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, जिन्होंने स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड जो था, उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने अपने अलग-अलग इन्वॉल्वमेंट्स दिखाए, ठीक है? जैसे कि उन्होंने एएनसी जॉइन करी, उसके बाद उन्होंने स्पाइक ऑफ द नेशन, नहीं, आई जस्ट कैनॉट रिकॉल इट, ओके फाइन, जस्ट लेट इट बी, ठीक है? उसको उसमें क्या कहते हैं, आर्म्ड विंग, हाँ, आर्म्ड विंग भी उन्होंने को-फाउंड करी। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद वो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, उसके बाद भी उन्होंने गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके चीज़ों को कंटिन्यू रखा और एट द एंड वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को दिमाग में रखनी है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ना, कुछ-कुछ चीज़ें आप लोग दिमाग में रखो, क्योंकि पूरा का पूरा टेक्स्ट तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कि मैं खुद भी याद कर पाऊँ। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता होनी चाहिए, जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं, वो पता होनी चाहिए, ठीक? दूसरी चीज़, थीम्स। अब थीम्स का मतलब ये नहीं होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थीम्स एंड सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यूजुअली हम लोग पोएम्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? पोएट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर हम किसी स्टोरी की बात करते हैं, तो एक स्टोरी में जितने भी एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी सोशल एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आप लोग को डालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने इसमें, मैं 1-2 बता रही हूँ, बाकी आप लोग को होमवर्क रहेगा। जैसे कि इसमें हम लोग को सबसे पहला क्या देखने को मिला? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? अनइक्वालिटी, इनजस्टिस, डिटर्मिनेशन। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आप लोग को दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब आप लोग का होमवर्क ये है कि 4 मैंने बता दिया, और इसके अलावा जितनी भी थीम्स आपको समझ में आता है कि इस चैप्टर में हो सकती हैं, उसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर से है। देखो, अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग का ही फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है? अटेम्प्ट करो, अच्छी बात है। इससे आप लोग एक्टिव लर्निंग ही आप लोग की होनी है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय।